बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड जो चैप्टर है, मतलब बायोलॉजी फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोग को बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे, होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे। छोटा सा लेक्चर था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी। क्या है? बहुत ज्यादा एबंडेंट और इम्पॉर्टेंट। इसकी एबंडेंसी की खैर अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस पे भी बहुत ज्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, राइट। लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले अगर इसके नेम को हम समझें तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? कार्बो मीन कार्बन एंड हाइड्रेट मीन हाइड्रेट्स। सो सिंपल मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये क्या है? कार्बन के हाइड्रेट्स है। मतलब अगर इसके जनरल फॉर्मूला को हम देखें, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, तो यहाँ के इससे हमें क्या मतलब मीनिंग मिलता है कि जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उतने कार्बन के भी मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2ON। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको मोस्टली हम लोग मोनोसेकेराइड्स, जो कि एक कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स की, इसको हम लोग मोनोसेकेराइड्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं, बल्कि उसके लिए यूज करते हैं, बाकियों पे ज्यादा अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात सुनते ही हमारे जहन में आता है शुगर, और शुगर से मतलब दे आर स्वीट इन टेस्ट। सो इसमें कुछ जो है वो स्वीट इन टेस्ट होती है, बाकी जो हायर है कार्बोहाइड्रेट से वो स्वीट नहीं होती, बल्कि वो टेस्ट लेस होती है। सो इस चीज पे आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को नहीं बनाना है कि अगर कार्बोहाइड्रेट से सो मीन्स दे आर शुगर्स, सो दे आर स्वीट इन टेस्ट। नो, दे आरंट। सम ऑफ देम आर, जो हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है वो उनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, बाकी नहीं। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट के एक दूसरे डेफिनेशन को देखें, सो दे आर polyhydroxy polyhydroxy ketones and polyhydroxy aldehydes। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या है? दोनों फंक्शनल ग्रुप है ना। केमिस्ट्री में आगे आप लोग पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एल्डिहाइड और कीटोन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम भी इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का एक कॉम्बिनेशन है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। पॉली का मतलब क्या है? पॉली मीन मेनी। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो इनके स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी दिखाई देंगे, पॉली मेनी ज्यादा दिखाई देंगे, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप्स भी देंगे, या तो कीटोन के होंगे या फिर एल्डिहाइड के होंगे, राइट। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं भी, तो ऐसे कार्ब्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज ग्लूकोज, और जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज जो है ये हमारे पास स्वीटेस्ट शुगर है। नोट इट डाउन, अक्सर एमसीक्यू में ये चीज पूछी जाती है। सो सक्रोज इज द स्वीटेस्ट शुगर अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। सो कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास एग्जांपल आता है फ्रुक्टोज, और एल्डिहाइड्स वाले एग्जांपल में आता है ग्लूकोज। यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चीजें क्लियर हुई। क्या है? एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दे आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज द रेशियो इज सेम। और ये जो फॉर्मूला है ये मोस्टली मोनोसेकेराइड्स के लिए ही अप्लाई होता है। इसके अलावा शुगर वाली बात मैंने बता दी, और फिर पॉलीहाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात बता दी कि इसमें कुछ में आप लोगों को कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे और कुछ में आप लोगों को एल्डिहाइड्स वाले फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो मिलेंगी, राइट।
इसके बाद बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन। सो इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट, कि इनमें शुगर यूनिट कितने प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले आते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स, अब मोनोसेकेराइड्स क्या है? मोनोसेकेराइड्स हमारे पास, मोनो का मतलब क्या है? मोनो मीन वन, एंड सेकेराइड जो है ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है सैकरम, दैट मीन्स शुगर। एक सैकरम वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है शुगर। तो मोनोसेकेराइड्स हमारे पास वो शुगर्स हैं जिनमें आपको जस्ट सिंगल मॉलिक्यूल ही मिलेगा, सिंगल मॉलिक्यूल ही मिलेगा। अगर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करें, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस ही करते हैं ना। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसके हाइड्रोलिसिस पे हमें दूसरा सिंगल मॉलिक्यूल मिलेगा ही नहीं, राइट। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें कि मोनोसेकेराइड्स में क्या आता है? ग्लूकोज आता है, और ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 है। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कार्बन और H2O। क्लियर? इसको आप ऐसे समझे कि जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं पॉलीसेकेराइड्स का, जो कि बहुत ज्यादा शुगर यूनिट से बने होते हैं। एग्जांपल के लिए आगे हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं पॉलीसेकेराइड में से, लाइक स्टार्च का मैं एग्जांपल लूं, तो जब आप लोग स्टार्च को हाइड्रोलिस करवाएंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मल्टी या फिर यू कहते हैं पॉली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, राइट। आप लोगों को बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो मिलेंगे जब आप लोग पॉलीसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे। लेकिन अगर बात है मोनोसेकेराइड्स की, तो मोनोसेकेराइड्स में फिर क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स में फिर आप लोगों को एक सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स में है ही एक सिंगल, ये बने ही एक सिंगल शुगर से होते हैं। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप लोगों के पास ये चीज ऑब्टेन होगी, कोई अलग दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो नहीं मिलेगा। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और हाइड्रोलिसिस पे फर्दर ये जो है कोई शुगर यूनिट यील्ड नहीं करते। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, तो मोनोसेकेराइड्स क्या है? सिंगल शुगर से बने होते हैं, इसमें फर्दर कोई शुगर यूनिट जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट वी हैव डाइसेकेराइड्स। अब आपको ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। अब डाइसेकेराइड्स में क्या होता है? अगर हम बात करें डाइसेकेराइड्स की, तो डाई मीन टू, सेकेराइड्स मीन शुगर यूनिट्स। जब आप लोग डाइसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब आप लोग डाइसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको इनके हाइड्रोलिसिस पे दो मोनोसेकेराइड के यूनिट्स मिलेंगे, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि जब आप लोग डाइसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप लोग के पास क्या ऑब्टेन होगा? 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स ऑब्टेन होंगे। जिस तरह से मैं आप लोग को एग्जांपल दूं लैक्टोज का, लैक्टोज क्या है? ये एक डाइसेकेराइड है। अब लैक्टोज की जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी, जब मैं लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करूंगी, तो इसके हाइड्रोलिसिस पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो गैलेक्टोज का आएगा। क्लियर? अब पॉइंट समझ आ गया? अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड के फॉर्म में, तो मोनोसेकेराइड में आपको कोई सिंगल यूनिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बना है सिंगल से। आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा? CO2 और वाटर। बट इफ यू टॉक अबाउट डाइसेकेराइड्स, तो डाइसेकेराइड में क्या होता है? जब आप लोग ब्रेक डाउन करेंगे लैक्टोज की, तो आपको फर्दर ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो जो है मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, राइट। इसी तरह से लैक्टोज के अलावा हमारे पास सक्रोज है, दैट इज ऑल्सो अ डाइसेकेराइड। इसके अलावा अगर हम बात करें माल्टोज की, सो माल्टोज इज ऑल्सो अ डाइसेकेराइड। माल्टोज जो है तो ये ज्यादातर आपको ऑरेंजेस में मिलेगा। सक्रोज जो है ये टेबल शुगर है, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, टेबल शुगर है। और लैक्टोज जो है ये आप लोगों को मिल्क में मिलेगा, तो इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क
शुगर भी बोलते हैं। इसी तरह से इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं, माल्ट शुगर। क्लियर? सो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के बीच डिफरेंस आपको समझ आ गया कि मोनोसैकेराइड्स में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस पे कोई मॉलिक्यूल यील्ड नहीं करेगा। हम लोग के पास इसमें सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी ही बना होता है मोनोमीन 1, एक ही सिंगल शुगर यूनिट से बना होता है, राइट। अगर यील्ड करेगा भी तो क्या, CO2 और H2O। सिमिलरली डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, जब डाइसैकेराइड्स की आप लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डाइसैकेराइड्स में आप लोग को फर्दर दो जो है वो मिलेंगी, क्या कहते हैं उसको, मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं डाइसैकेराइड्स के बाद ओलिगोसैकेराइड्स की तरफ। अब ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब क्या है, ओलिगो मीन्स फ्यू, मतलब यहाँ पे आप लोग को फ्यू शुगर के यूनिट्स मिलेंगे, लाइक 3 to 10 आप कह सकते हैं, राइट। 3 to 10 शुगर यूनिट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। कैसे, इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, और क्या एग्जाम्पल था, आई थिंक सो रेफिनोज। रेफिनोज का अगर आप लोग एग्जाम्पल लें, रेफिनोज हमारे पास क्या है, ये बना है, ये एक, इसके अगर हम बता दे आपको, इसका नेम बताऊं तो ट्राइसैकेराइड इसको कहते हैं, ट्राइसैकेराइड इसको कहते हैं। इट इज अ ट्राइसैकेराइड क्योंकि ये बना होता है ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से प्लस गैलेक्टोज से, राइट। सो अब ये क्या करेगा, मैंने आपसे कहा ना 3 to 10 शुगर यूनिट जो है ये यील्ड करेगा जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। सो रेफिनोज हमारे पास क्या है, दिस इज एन ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड है, राइट। तो जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अपने हाइड्रोलिसिस में क्या करेगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो है उसको यील्ड करेगा। अब आप लोग को होपफुली मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स के बीच डिफरेंस जो है वो काफी क्लियर हुआ होगा। मोनोसैकेराइड में कोई सिंगल शुगर नहीं होता, ये अगर यील्ड करेंगे भी तो ये चीजें कई दफा मैंने सर्कल किया। डाइसैकेराइड्स में क्या होगा, 2 शुगर यूनिट जो यील्ड करेगा, ओलिगोसैकेराइड्स में 3 to 10 करेगा। इसके लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, 3 to 10 करेगा, राइट, क्या, शुगर यूनिट को यील्ड। इसके बाद लास्ट वन जो कैटेगरी है, जो कि हमारे इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों हमारे पास सिंपल शुगर्स में आते हैं, सिंपल शुगर्स में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। लास्ट वन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है उसमें क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। इसमें क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉली का मतलब है मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड सैकरम शुगर यूनिट्स। अब पॉलीसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस पे, पॉलीसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, इट विल यील्ड मेनी यूनिट्स, इट विल यील्ड मेनी यूनिट्स। पॉलीसैकेराइड्स में ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बड़ी बड़ी चेन्स होती है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है, अनब्रांच भी आपको इसमें मिलेंगी। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, हाईली ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होती है, लॉन्ग चेन्स होती है, यही ग्लूकोज, गैलेक्टोज इन चीजों से बनी होती है। अब जब इनकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा यूनिट्स जो है ये यील्ड करते हैं। अभी जब हम सेपरेटली पॉलीसैकेराइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको इनके एग्जांपल से पता चल जाएगा। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या क्या आते हैं, इसमें एग्जांपल आते हैं सेलुलोज, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मतलब पूछा नहीं, पूछे जाते हैं इस किस्म के क्वेश्चंस। सेलुलोज है, स्टार्च है कि पॉलीसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास क्या क्या आता है, तो सेलुलोज है, स्टार्च है, आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं और उनमें से आप लोगों ने एग्जैक्ट जो आंसर है उसको फिर सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, अच्छा स्टार्च तो हुआ, सेलुलोज भी हो गया, काइटिन हुआ, काइटिन है, पेक्टिन है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, पॉलीसैकेराइड्स के कॉम्प्लेक्स। लाइक अगर आप इसमें से अगर एक एग्जांपल छोटा सा चले मैं आपको दूं भी, तो सेलुलोज तकरीबन 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। सब आप लोग सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको इसके हाइड्रोलिसिस पे तकरीबन
20 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज के मिलेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट, दिस वाजंट ऑल अबाउट, this was just a small intro about monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and complex polysaccharides. शुगर यूनिट के प्रेजेंस के बेस पे मैंने इसकी आपको क्लासिफिकेशन करवाई कि शुगर यूनिट के प्रेजेंस के बेस पे, कि मतलब इसमें कितने शुगर यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट हैं, ईल्ड हाइड्रोलिसिस पे कितने ईल्ड करेंगे, उसके बेस पे कितने कैटेगरीज हैं. पहले कैटेगरीज तो खैर सिंपल दो ही है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. राइट, सिंपल में हमारे पास क्या क्या आते हैं? सिंपल में हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड, हाँ इतनी आती है. और फिर अब अगर करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फिर हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स आती है. क्लियर? तो शुगर के बेस पे, शुगर यूनिट्स के बेस पे आप लोग को उनके बीच डिफरेंस समझ आ गया. अब सेपरेटली एग्जैक्ट जो क्लासिफिकेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो इनकी डिफरेंशिएशन हुई है उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. मोनोसैकेराइड्स को, डाइसैकेराइड्स को एंड लास्ट में पॉलीसैकेराइड्स को. फिर कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट आवर लेक्चर. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की. तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट क्लासिफाइड कंपोनेंट, दैट इज मोनोसैकेराइड्स. ओके, सो मोनोसैकेराइड्स के बारे में इतना आप लोग को पता चल गया. मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनो मीन वन, सैकेरम मीन शुगर. सो मोनोसैकेराइड क्या करेंगे? ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं दैट विल यील्ड नो शुगर यूनिट, दैट विल यील्ड नो शुगर यूनिट. क्योंकि इनकी, तो ये हमारे पास कोई जो है सिंगल मॉलिक्यूल को भी वो नहीं करेगा, यील्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये बना ही एक सिंगल मॉलिक्यूल से होता है. सो इसमें शुगर मॉलिक्यूल, आई एम रिपीटिंग, शुगर यूनिट, शुगर मॉलिक्यूल को जो है ये यील्ड नहीं करेगा. बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉलिक्यूल है, वाटर भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये शुगर मॉलिक्यूल को यील्ड नहीं करेगा. राइट, तो मोनोसैकेराइड्स आर दोज type of carbohydrates that do not yield even any single sugar unit on hydrolysis. It will yield carbon dioxide and water. हम बात करें तो इसका जो empirical formula, इसका जो empirical formula है, तो मैंने आपसे स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि जो एग्जैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला है वही मोनोसैकेराइड्स के लिए यूज होता है एंड दैट इज CnH2ON. राइट, इसके अलावा जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं. क्या बन जाते हैं? इसके रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. वाटर में क्या है? सॉल्युबल है ना. ये भी एक पॉइंट इसका हुआ दैट दे आर वाटर सॉल्युबल. तो जब ये वाटर में सॉल्व हो जाती है तो ये क्या करते हैं? कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है. उन रिंग स्ट्रक्चर में दो किस्म के रिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनते हैं मोनोसैकेराइड्स में. एक हमारे पास है फ्यूरानोज, एक हमारे पास क्या है? फ्यूरानोज, और दूसरा है पायरानोज. पायरानोज और फर्स्ट वन क्या है? फ्यूरानोज. ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ये हमारे पास 5 कार्बन स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके 5 कॉर्नर्स होते हैं. राइट, सिमिलरली जो पायरानोज है ये 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर होता है. क्या है कि जब हम लोग मोनोसैकेराइड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है. सो बेसिकली दो किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं. मैंने आपसे कहा ना कि ये क्या है? वाटर में डिसॉल्विंग है. तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास दो किस्म के रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फ्यूरानोज एंड पायरानोज. इसमें अगर मैं आप लोग को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इस किस्म का
फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर होता है। फर्दर अगर इसकी लेबलिंग हम करें तो इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ये चीजें, बट कॉन्सेप्ट के लिए यस इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखें कि ये क्या करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फ्यूरानोज एंड पायरानोज। फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, मैंने आपसे कहा ना कि ये 5 कॉर्नर्स वाला कार्बन होता है, 5 कॉर्नर्स वाला कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो ये हमारे पास फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर हुआ, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें पायरानोज की, तो पायरानोज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 6 कॉर्नर का मॉलिक्यूल है, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा, राइट। इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग देखें, इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है बनेगा किसका, पायरानोज का। क्लियर। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर जो है बनते हैं जब क्या होता है, जब हम मोनोसेक्राइड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, राइट। मोनोसेक्राइड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, उसमें 2 किस्म की स्ट्रक्चर्स बनती है, पायरानोज एंड फ्यूरानोज। पायरानोज जो है 5 कॉर्नर का मॉलिक्यूल है, पायरानोज जो है, फ्यूरानोज जो है वो 5 कॉर्नर मॉलिक्यूल है, पायरानोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कॉर्नर्स मॉलिक्यूल है। बेसिकली जितने भी हेक्सोजेस हैं और पेंटोजेस, 5 कार्बन जितने भी शुगर हैं या 6 कार्बन, वो सारे इसी किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फ्यूरानोजेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, इसको नोट कर लें। फ्यूरानोजेस जो है वो हेक्सोजेस या पेंटोजेस, जो जितने भी पेंटोजेस है या जितने भी हेक्सोजेस है वो सारे क्या बनाएंगे, 5 कार्बन मॉलिक्यूल रिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। और अगर हम पायरानोज की बात करें तो जितने भी हमारे पास एल्डो हेक्सोजेस हैं, जितने भी हमारे पास एल्डो हेक्सोजेस है वो सारे क्या बनाएंगे, वो सारे पायरानोज के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी फर्दर फिर हमारे पास क्या क्या है, ट्राइओसिस है, ट्राइओसिस है, टेट्रोसिस है, टेट्रोसिस है और पेंटोसिस है। क्लियर। सो अगर हम लोग बात करें ट्राइओसिस की, तो ट्राई का मतलब क्या है 3, टेट्रा का 4, पेंटा का 5। ट्राइओसिस में बेसिकली जो एग्जांपल हमारे पास आता है दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड्स। इसी तरह से अगर हम टेट्रोसिस में एग्जांपल ले तो एरिथ्रोसिस आता है, राइट, एरिथ्रोसिस आता है। और अगर हम लोग पेंटोसिस में बात करें तो पेंटोसिस में तो आप लोग को ऑलरेडी पता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर है। क्लियर। अब यहाँ पे इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो कार्बन नंबर के बेस पे हुई। आप लोग कहेंगे कि मोनोसेक्राइड में तो जस्ट एक ही मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल होता है तो उसमें तो फर्दर शुगर यूनिट जो है वो रिलीज ही नहीं होती। तो फिर यहाँ पे ट्राई और टेट्रा और पेंटा का क्या मतलब, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुई है वो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हुई है। यहाँ पे आपको 3 कार्बन मिलेंगे, यहाँ पे आपको 4 कार्बन मिलेंगे और नेक्स्ट वाले में आपको जो है कितने 5 कार्बन मिलेंगे, राइबोज जो है, राइट। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दूं उसका ग्लिसरल्डिहाइड का, तो ग्लिसरल्डिहाइड के बैकबोन को अगर हम देखें तो इसमें आपको क्या मिलेंगी, 3 कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें, सॉरी इस किस्म का स्ट्रक्चर जो आप लोगों को जो है ग्लिसरल्डिहाइड का मिलेगा। ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, राइट। सो ये क्या है, कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। ये तीनों क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। कौन, ग्लिसरल्डिहाइड्स। और इसको इसका जो जिस कैटेगरी में आता है सो दैट इज ट्राइओसिस।
ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारे पास जो फर्दर मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन हुई है किस बेस पे हुई है, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, कि फर्दर मोनोसेक्राइड्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन है कि उसको क्लासिफाई किया जाए। तो ट्रायोसिस में हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड्स बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। उसके स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेंगे, उसके स्ट्रक्चर में आपको 3 कार्बन के एलिमेंट्स जो है वो मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। सो इसी तरह से एरिथ्रोसिस में 4 मिलेंगे और पेंटोसिस में जो है वो तो राइबोज शुगर है तो उसमें आपको 5 मिलेंगे। अब इनके फॉर्मेशन, इनके प्रेजेंस की वजह क्या है, मतलब ये जो मोनोसेक्राइड की फर्दर क्लासिफिकेशन है ना, ये ऐसे नहीं हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है ना, अगर हम बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड की, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है तो ये आगे आप लोग एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज एन इंटरमीडिएट से बनते हैं और एज एन इंटरमीडिएट बनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है ये प्ले करते हैं, राइट। इसी तरह से एरिथ्रोसिस की बात करें तो ये बेसिकली स्पेसिफिक है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के लिए। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और सिमिलरली अगर हम बात करें राइबोज शुगर की, तो उसके इंपॉर्टेंस को तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। हमारा जो डीएनए है उसका पूरा बैकबोन जो है राइबोज शुगर से बना हुआ है, राइट। सो मतलब डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड की 3 मेन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो है वो राइबोज शुगर भी है। तो डीएनए का जो पूरा बैकबोन होता है वो किसने बनाया होता है, राइबोज शुगर ने, राइट। सो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी मोनोसेक्राइड्स की कि नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे इसकी फर्दर पे क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे हुई है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने बॉडी में ग्लूकोज की, तो हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो वेरी करती है, राइट। जिस तरह अगर हम अपनी बॉडी के ब्लड में बात करें तो हमारी बॉडी के ब्लड में तकरीबन 0.05% ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होता है, राइट। इसके अलावा जो सेलुलोसिस है, स्टार्च है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आप के साथ शेयर कर रही हूँ। सेलुलोसिस है, स्टार्च है, काइटिन वगैरह है, ये क्या करते हैं, इनका जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ईल्ड करते हैं, सिमिलरली अगर हम कुछ फ्रूट्स की बात करें जैसे फिग्स हो गए, इंजीर, ग्रेप्स हो गई, इसके अलावा डेट्स हो गई, तो इन चीजों में ऑरेंजेस, इन चीजों में क्या होता है, हनी, इन चीजों में आप लोगों को जो ग्लूकोज है वो बिल्कुल फ्री फॉर्म में मिलता है, राइट। दैट इज फाउंड इन कम्प्लीटली फ्री फॉर्म इन दिस फ्रूट्स, राइट। तो आप लोग जो सेलुलोज, स्टार्च वगैरह का हाइड्रोलिसिस करोगे कंप्लीट, तो आप लोग को ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और जो फिग्स है, ग्रेप्स वगैरह है, डेट्स, ऑरेंजेस, तो उसमें आप लोगों को जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री फॉर्म में मिलेंगे, मतलब वहां पे आप लोग को फ्री ग्लूकोज जो है वो मिलेगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है ग्लूकोज से रिलेटेड, उसको भी चलिए डिस्कस कर लें। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो क्या है, पूरे कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चरल यूनिट है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सेल जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, सो सिमिलरली ग्लूकोज इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। सो एक फिनोमिना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि पाया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। इजी सा कॉन्सेप्ट है, चलिए समझते हैं इसको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ये पाया जाता है ग्लूकोज में। मतलब क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो सेम है, इसका सेम फॉर्मूला है। ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, जो इसका 3D उसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है उसकी, वो पे डिफरेंट तरीकों से होती है, राइट। इसमें फिर फर्दर हमारे पास 2 किस्म के ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है। एक है DNL ग्लूकोज, इसको हम क्या कहते हैं, DNL ग्लूकोज। ये DNL ग्लूकोज जो है
ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और इनको हम लोग एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। जब हम लोग इंशाल्लाह कभी जल्द ही केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगी, वहां पर हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझे कि ग्लूकोज में पाया जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। मतलब क्या है कि इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इसका डिफरेंट है, राइट? वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इसका डिफरेंट है। तो इसमें फर्दर हमारे पास फिर दो किस्म की ग्लूकोजेस मतलब दो फॉर्म्स पाई जाती है। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं DLN ग्लूकोज, जो कि बिल्कुल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, राइट? इसको हम लोग एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस। और इसी तरह से दूसरा हमारे पास आता है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। अब अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज जो है इसकी क्लासिफिकेशन हुई है OH के बेस पे। अगर हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा में आप लोग को जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ मिलेगा? जैसे ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, बिल्कुल फर्स्ट वाले कार्बन की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को जो अल्फा में हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो क्या मिलेगा? कार्बन वर्ग के डाउनवर्ड मिलेगा, राइट? अक्सर ये क्वेश्चन जो MCQ में पूछा जाता है कि अल्फा कार्बन में, अल्फा ग्लूकोज में जो कार्बन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सो डाउनवर्ड द कार्बन। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डाउनवर्ड द कार्बन। पॉइंट समझ रहे हो ना कि अल्फा जो ग्लूकोज है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? डाउनवर्ड टू द कार्बन। सिमिलरली अगर हम बात करें बीटा ग्लूकोज की, तो बीटा ग्लूकोज में क्या होता है? ये अपवर्ड प्रेजेंट होता है, ये रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के अपवर्ड प्रेजेंट होता है। कैसे? जैसे इसी को देखें, अब ये यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करें बीटा की, तो बीटा में फिर यहाँ पे H होगा और यहाँ पे आपको OH दिखाई देगा। तो इसमें कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्फा में आप लोगों को कार्बन 1 के डाउनवर्ड जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो प्रेजेंट होता है ना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के, क्योंकि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में पढ़ा देर पॉलीहाइड्रोक्सी एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, हमने यही डेफिनेशन पढ़ा ना। तो आपको हाइड्रोक्सिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो हाइड्रोक्सिल के ग्रुप्स हैं वो आपको मिलेंगे, राइट? तो अल्फा जो है, अल्फा ग्लूकोज में क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपको कार्बन 1 के डाउनवर्ड मिलेगा और जो बीटा है उसमें आपको ये अपवर्ड मिलेगा। क्लियर? सो ये एक छोटा सा फिनोमेना था जो कि होता है ग्लूकोज में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें इसका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन इसकी जो 3D अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट तरीकों से होती है। और उस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इसमें हमारे पास दो फॉर्म्स निकलती है, DNL ग्लूकोज जो मिरर इमेजेस होती है जिसको हम एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, और दूसरे अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा का मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। एक में जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड होगा विद द, कहाँ गया, कार्बन 1 की डाउनवर्ड आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा और बीटा में आप लोग को कार्बन 1 के अपवर्ड जो है ग्लूकोज जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मिलेगा, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड्स, इसकी क्लासिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चले मोनोसैकेराइड का जो कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज, उसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। क्या है? C6H12O6। सबसे पहले बनाएंगे 6 कार्बन्स, अब ग्लूकोज जो है ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हेक्सोसिस में आता है, राइट? हेक्सोसिस मीन 6 कार्बन। जो ग्लूकोज है, जो फ्रुक्टोज है, ये आप लोगों को 6 कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, हेक्सोसिस है मोनोसैकेराइड्स के अंदर, ये आपको उसमें दिखाई देंगे। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो ये हेक्सोसिस के कैटेगरी में आते हैं, राइट? ओके, तो ये हुआ हमारे पास कार्बन बैकबोन, किस चीज का? ग्लूकोज का। अब इसके इर्द गिर्द हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे आप लोग को पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी और ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं।
ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी हमने कहा था ना, सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, पोली, मेनी, बहुत ज्यादा, डाई या ट्राई नहीं मिलेगी, उनसे ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सी भी ज्यादा मिलेगी, राइट। इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को कीटोनिक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी मिलेगा, दिस वन इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। और इन केस ऑफ उसकी अगर हम बात करें कीटोन फ्रुक्टोज की, तो वहां पे आपको फिर कीटोन दिखाई देगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, तो यहाँ पे आप लोगों को एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो मिलेगा, और साथ में हाइड्रोक्सिल पॉलीहाइड्रोक्सी जो है वो मिलेगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोसेकेराइड्स। इसके बाद डिस्कस करते हैं डाइसेकेराइड्स को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट कर लें, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने मस्ट याद रखना है। अक्सर एग्जाम में इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं कि टेट्रोसिस जो है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, कौन कौन से हैं, फंक्शन उनका क्या होता है, राइट। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का। ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना है, 0.05 है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा काइटिन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इनकी जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। इवन ये भी कहा जाता है कि फ्री फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो फिग्स, ग्रेप्स, डेट्स, ऑरेंजेस, हनी, इन सारे प्रोडक्ट्स में आपको फ्री फॉर्म में मिलता है। और बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। मोस्टली यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच डिफरेंस का पूछा जाता है कि कार्बन 1 पे जो है जब हाइड्रोक्सी ग्रुप डाउनवर्ड प्रेजेंट होगा तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, अगर अपवर्ड प्रेजेंट होगा तो कौन से उसका मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। क्लियर। सो अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो चीजें थी आप लोग को क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। सो डाई का ऑलरेडी आपको पता है, डाई मीन्स 2। जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस पे 2 शुगर यूनिट जो है वो ईल्ड करेंगे। ये क्या करेंगे, 2 शुगर यूनिट जो है वो ईल्ड करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल में आपको मैं बताऊं, लैक्टोज, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लैक्टोज है, माल्टोज है, और इसके अलावा सक्रोज है। ये सारे क्या हैं, अगर हम लैक्टोज की बात करें तो इसको हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं, अक्सर एमसीक्यूज में ये चीज पूछते हैं, मिल्क शुगर। माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर भी बोलते हैं, सक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं। अब जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, जब लैक्टोज की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, तो इसके हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के नहीं, 2 मोनोसेकेराइड के यूनिट्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ लैक्टोज हमें मिलेगा गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर। इसी तरह से माल्टोज का अगर मैं आपको बताऊं, जब हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो माल्टोज के हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिलेंगे, सेम यही हाइड्रोलिसिस जब इसका करेंगे तो मिलेगा हमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, राइट। और अगर हम लोग सक्रोज के बारे में हम आपको बताऊं तो सक्रोज जो है, सक्रोज की ईल्ड से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस से हमें क्या ईल्ड मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्लियर। तो डाइसेकेराइड्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास कितनी शुगर यूनिट जो है बनेंगी, 2। और कैसे, लैक्टोज के करेंगे तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनेगा, माल्टोज की करेंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा, और जब हम लोग सक्रोज की करेंगे तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, राइट। सो ये था डाइसेकेराइड्स जो है, तो इसके बारे में इतना कुछ नहीं है, बस यही है कि इसमें जो 3 मेन एग्जांपल्स है आपने इसको मस्ट याद रखना है, इनके मोनोसेकेराइड यूनिट्स को याद रखना है, राइट। कि लैक्टोज जो है सिंपल है, देखिए लैक्टोज जो है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना है, सेम है। गैलेक्टोज, लैक्टोज है ना तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज, माल्टोज है तो ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है। और सक्रोज जो कि स्वीटर, देखिए अब सक्रोज का देखिए, सक्रोज जो है हमारे पास शुगर चेन में पाया जाता है,
शुगर चेन नहीं, शुगर केन। शुगर केन में ये प्रेजेंट होता है, घना जो होता है। तो शुगर केन में अगर ये प्रेजेंट है तो आपको इससे अंदाजा होगा वो कितना स्वीट होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड यूनिट या स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलता है। कौन? फ्रुक्टोज, राइट। तो सक्रोज जो है वो बना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। क्लियर? इसी तरह के हम बात करते हैं उसकी ओलिगोसैकेराइड्स की। सो ओलिगोसैकेराइड्स भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन चले रिवीजन ही हो जाएगी। ये क्या करेंगे? फ्यू मॉलिक्यूल्स को यील्ड देंगे, जैसे 3 to 10, क्योंकि 2 तो ये ऑलरेडी हो गई ना। 3 to 10 मॉलिक्यूल्स को ये यील्ड करेंगे जब इनका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, राइट। और उसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी इससे पहले एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ रेफिनोज का एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, जो कि बना होता है किस चीज से? ग्लूकोज से प्लस गैलेक्टोज से प्लस फ्रुक्टोज से, राइट। तो इन तीनों मॉलिक्यूल से बना होता है हमारा रेफिनोज, राइट। और जब हम रेफिनोज की फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास यही 3 मॉलिक्यूल जो है ये आगे मतलब इससे हमें मिलेगी, राइट। सो ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स की छोटी सी कहानी थी। बस इसमें आप लोग जस्ट एक एग्जांपल याद रखें। आपके कोर्स में ओलिगोसैकेराइड्स पे इतना एम्फेसिस नहीं गिवन, बट स्टिल आप लोग इसमें से कॉन्सेप्ट के लिए याद रखें कि 3 to 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स जो है वो हमें मिलते हैं जब हम ओलिगोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करवाते हैं। इसमें सिंपल एग्जांपल किसका है? रेफिनोज का है, जो कि बना होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज का। इसके अलावा अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं इसमें, तो ग्लूको ओलिगोसैकेराइड्स है। ग्लूको ओलिगोसैकेराइड्स का एक दूसरा एग्जांपल है, मुझे भी याद आया। ग्लूको ओलिगोसैकेराइड्स है तो ये इसका एक दूसरा एग्जांपल है, जो कि बना होता है सिर्फ गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से। 3 है या 4 है, लेकिन ये भी आप लोग को ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स में आता है। ग्लूको ओलिगोसैकेराइड्स ये भी क्या करेंगे? जो 3 या 4 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलिसिस के बाद यील्ड करेंगे, राइट। सो ये भी एक एग्जांपल है, आप लोग कॉन्सेप्ट के लिए याद रख सकते हैं। सो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलीसैकेराइड। लास्ट वन हमारे पास क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। ओके, सो पॉली का मतलब क्या है? पॉली मीन मैनी, और सैकेराइड का मतलब है शुगर। पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास क्या है? पॉलीसैकेराइड्स जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसके हाइड्रोलिसिस में हमारे पास मैनी शुगर, मैनी मतलब मोर देन 10 तक हम लोगों ने ओलिगोसैकेराइड्स में डिस्कस किया ना। डाई में 2, ओलिगो में 3 to 10, और 10 से ऑनवर्ड जब शुगर यूनिट्स यील्ड होंगी हाइड्रोलिसिस पे, तो ऐसे फिर कंपाउंड्स को हम लोग नाम देंगे पॉलीसैकेराइड्स का, राइट। अब पॉलीसैकेराइड्स में भी हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? इसमें मतलब ऐसे एग्जांपल आप लें कि कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऐसे होंगी जिसमें आप लोग को सेम मोनोसैकेराइड के यूनिट्स दिखाई देंगे, राइट। लाइक इसमें आप ऐसे करें कि होमोपॉलीसैकेराइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, ओके। सो होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमो मीन सेम, तो सेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को सेम मोनोसैकेराइड्स के यूनिट मिलेंगे। सेम मोनोसैकेराइड्स के यूनिट जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट
मोनोसेकेराइड के यूनिट्स आपको कहाँ मिलेंगे? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में, राइट। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दूं होमोपॉलीसेकेराइड्स में, तो होमोपॉलीसेकेराइड्स में एग्जांपल्स जो वो क्या क्या आती है? जैसे हम बात करें स्टार्च की, राइट, जैसे हम बात करें सेलुलोज की, ग्लाइकोजन की, ये क्या है? लाइक अगर हम बात करें स्टार्च की और ग्लाइकोजन की, तो ये स्टोरेज कंपाउंड्स है ना, प्लांट और एनिमल की बॉडी में स्टोर होते हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना देता है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना देता है और उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो उसका एक लॉन्ग चेन बना के स्टार्च बनाता है और उस स्टार्च को फिर स्टोर करता है। तो जब हम उसी स्टार्च को लेके उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमारे पास यील्ड में क्या आता है? सेम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। मतलब जो होमोपॉलीसेकेराइड्स है इसमें क्या होंगे? सेम मोनोसेकेराइड यूनिट्स इसके यील्ड पे आएंगे। तो देखिए ग्लूकोज 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 सारे क्या है? सेम है। सिमिलरली ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन भी क्या है? जब ये भी यील्ड इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इसके यील्ड में हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सिमिलरली सेलुलोज है, तकरीबन 20 सेलुलोज और स्टार्च जो है तकरीबन 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से बने हैं। तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये हमारे पास यही सेम यूनिट्स जो है यील्ड करेंगे। तो अगर इनके यूनिट्स सेम हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग फिर होमोपॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में भी फिर डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं एगर का, एगर इज अ पॉलीसेकेराइड। इसी तरह से पेक्टिन का मैं एग्जांपल दूं, पेक्टिन तो सब जानते हैं प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और सेल वॉल में भी कहाँ? सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये भी एक पॉलीसेकेराइड है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, राइट। सो पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? बैक्टीरियल। अब इसके जब हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस तरह काइटन हुआ, तो क्या होगा कि ये हमारे पास सेम डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है, डिफरेंट शुगर यूनिट्स जो है वो देगा। क्लियर? तो जब हमें डिफरेंट शुगर यूनिट्स मिलेगी तो ऐसे पॉलीसेकेराइड्स को हम लोग हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, राइट। और होमोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है? होमोपॉलीसेकेराइड्स में हमें सेम जो मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसेकेराइड्स हमें सेम जो है वो हमें सेम मिलेगी, राइट। सो होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के बीच डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि होमोपॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है और ग्लाइकोजन आता है, जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में फिर डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स जो है यूनिट आपको मिलेंगी। जैसे एगर में देखे, पेक्टिन में देखे, पेप्टिडोग्लाइकेन में देखे, काइटिन में देखे, राइट। तो ये हमारे पास हुआ पॉलीसेकेराइड्स का छोटा सा क्लासिफिकेशन, राइट। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स की, मतलब एग्जांपल्स थोड़े से डिस्कस करते हैं पॉलीसेकेराइड्स के। मैंने आपसे कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीसेकेराइड्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की। सो स्टार्च क्या है? हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जो कि किस चीज से बना है? ग्लूकोज से बना है। किस चीज से बना है? ग्लूकोज से बना है। कौन सा कैटेगरी में आएगा? होमोपॉलीसेकेराइड्स में आएगा, क्योंकि इसमें सेम जो है वो प्रेजेंट होते हैं मोनोसेकेराइड के यूनिट्स। इसी तरह से ये क्या है? प्लांट्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में जो है क्या है? स्टोरेज कंपाउंड्स है। प्लांट्स की बॉडी में स्टोरेज कंपाउंड्स है। कौन? स्टार्च ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना होता है। एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिससे किससे बना होता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना होता है, राइट। सो ये कहाँ पे एज स्टोरेज कंपाउंड कहाँ पे काम करता है? प्लांट्स की बॉडी में। इसके अलावा ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्व नहीं होता, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको वीड्स में, ग्रेन्स में मोस्टली मिलेगा। स्टार्च जो है तो आपको वीड्स में या फिर ग्रेन्स में ज्यादा मिलेगा,
राइट। इसके अलावा अगर इसके फर्दर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, मैंने आपसे कहा ना कि ये तो स्ट्रेट फॉर्म में भी मिल सकता है, ब्रांच चेन में भी मिल सकता है। सो अगर हम बात करें स्ट्रेट चेन की, तो स्ट्रेट चेन में एग्जांपल में क्या आता है, स्टार्च चेन, एमाइलोज जो है एक टाइप ऑफ स्टार्च है जो कि आप लोग को स्ट्रेट चेन में दिखाई देगा। दूसरा हमारे पास है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो है ये आप लोगों को फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो है स्टार्च का इसमें मिलेगा। सो स्टार्च क्या है, प्लांट बॉडी में स्टोरेज कंपाउंड है, ग्लूकोज से बना है, वाटर इनसॉल्युबल है, ग्रेन्स में और व्हीट में आपको ज्यादा मिलेगा। और फर्दर इसी क्लासिफिकेशन इनके स्ट्रक्चर के बेस पर अगर देखें तो स्ट्रेट चेन आपको एमाइलोज में मिलेगा और एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड चेन जो है वो मिलेगा। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं दूसरी सेलुलोज की। तो सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज भी हमारे पास एक स्टोरेज कंपाउंड है जो कि कहाँ सेलुलोज स्टोरेज कंपाउंड नहीं है, ग्लाइकोजन है, उसी स्टार्च के साथ अक्सर यूज होता है। सो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज हमारे पास अर्थ सरफेस पे एबंडेंट फाइबर है। डू यू नो दैट इट इज द मोस्ट एबंडेंट फाइबर ऑन अर्थ सरफेस। जितनी भी लाइक देखे आपको ये जो है नाइट्रोसेलुलोज के फॉर्म में मिलेगा, नायलॉन के फॉर्म में मिलेगा, जितनी भी फैब्रिक्स हैं, क्लॉथिंग है, सब में क्या यूज होता है, पेपर मेकिंग है, तो सब में क्या यूज होता है, सेलुलोज यूज होता है। जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं ना उन सब में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक पेपर हो गए, क्लॉथिंग वगैरह, कपड़े वगैरह, नाइट्रोसेलुलोज, जब ये सब बनते हैं तो आप लोग को इसमें क्या यूज होता दिखाई देता है, सेलुलोज। दुनिया का क्या है, अर्थ सरफेस पे एबंडेंट फाइबर जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। क्लियर। एबंडेंट फाइबर है, जितनी भी कपड़े बनते हैं, जितने भी वो क्या है, पेपर बनते हैं, उन सब के प्रोडक्शन में कौन यूज होता है, उन सब के प्रोडक्शन में सेलुलोज जो है वो यूज होता है। और ये है क्या, एबंडेंट फाइबर है, हाईली लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसकी, तो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका, किसका, सेलुलोज का। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेलुलोज। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं काइटिन की। तो काइटिन जो है ये आपको इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में मिलेगा। एक टफ कवरिंग होती है, उनके बॉडी के को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, सपोर्ट शेप प्रोवाइड करती है, तो उनके एक्सोस्केलेटन में आपको कौन मिलेगा, काइटिन मिलेगा। इसके अलावा ये आपको फंजाई के सेल वॉल में मिलेगा, फंजाई के सेल वॉल्स में आपको ये मिलेगा कौन, काइटिन। इसमें कार्ब्स के साथ साथ कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे -NH2 नाइट्रोजन ग्रुप है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें प्रेजेंट होती है, किसमें, काइटिन में। तो काइटिन क्या है, ये भी हमारे पास एक एबंडेंट कंपाउंड है, पॉलीसेकेराइड इन नेचर है, पॉलीमर है। राइट। और इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड जो वो प्रेजेंट होती है, एक्सोस्केलेटन्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड सेल वॉल्स ऑफ फंजाई में ये पाया जाता है। राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें लिंकेज की, तो इसमें बेसिकली जो सेलुलोज है, सेलुलोज में भी आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है। ये चीज अभी मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ, दैट व्हाट इज मेंट बाय 1,4। काइटिन में भी आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो दिखाई देती है। राइट। सो काइटिन के बारे में, सेलुलोज के बारे में, स्टार्च के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन क्या है, ये भी एक स्टोरेज कंपाउंड है। कहाँ, एनिमल्स में, एनिमल्स के सेल में जो है ये एक स्टोरेज कंपाउंड है। जस्ट लाइक दैट ये प्लांट बॉडी में होता है, वो एनिमल बॉडी में होता है।
ये भी स्टोरेज कंपाउंड है, वो भी स्टोरेज कंपाउंड है, राइट। इसके अलावा ये भी ग्लूकोज से बना है, वो भी ग्लूकोज से बनता है, क्लियर। और रही बात वाटर इंसॉल्युबल की, तो ये वाटर इंसॉल्युबल ही होते हैं। इवन यहाँ पे अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज जो है वो ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज वी डोंट हैव सेलुलेज एंजाइम। एक इंसेक्ट्स की एक कैटेगरी है टर्माइट्स। टर्माइट्स जो है वो जो वुड पे फीड करती है, दीमक, उनकी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है, तभी जो है वो वुड को जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, उस पर फीड करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है सेलुलेज। हमारी बॉडी में सेलुलेज प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से हमारी बॉडी जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है ना कि जब आप लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल्स, तो उनकी जो स्किन है वो हटाया करें, क्योंकि उनके स्किन में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, और वही सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, क्लियर। तो इन चीजों को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो हम लोगों ने ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज और स्टार्च जैसे इंपॉर्टेंट जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको इसमें कोई डाउट जो है वो नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। होपफुली आप लोग को हर एक चीज जो है क्लियर हो चुकी होगी। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और स्टे कनेक्टेड विद अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।